नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th का कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। अब यहाँ पर हम लोग 50 एमसीक्यूज देखेंगे और लाइन टू लाइन हम लोग एमसीक्यूज लाने की कोशिश करें हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर। अब देखिए हमारी जो ह्यूमन आई है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स देख सकती है, लेकिन कितने छोटे ऑब्जेक्ट देख सकती है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो बहुत छोटे नहीं देख सकते, वेरी टाइनी नहीं देख सकते हैं, अबव अ सर्टेन साइज। तो मतलब थोड़े बहुत उसका साइज होना चाहिए, एक लिमिट है जिसके ऊपर अगर होगा तभी देख पाएंगे। 1 माइक्रोमीटर को नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल जो चीज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। द फर्स्ट लेंस वर नेम्ड आफ्टर द डैश। अब देखिए पहली बार जब लेंस बना तो उसका नेम जो रखा गया था वो किसके नाम पे रखा गया था, मतलब किस चीज़ के नाम पे रखा गया था। तो लेंस जो शब्द आया है वो एक सीड से आया है, और किसकी सीड, लेंटिल की सीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस से बन रहा है लेंस, ठीक है। तो लेंटिल की सीड का जो शेप था वो बिल्कुल लेंस की तरह था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, लेंस पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच टूल ओपन द हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी क्रिएचर्स। ठीक है, तो विच मतलब आपको बताना है कौन सा ऐसा टूल है जिसने एक तरीके से जो हिडन वर्ल्ड था, मतलब बहुत सारे टाइनी क्रिएचर्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे लेकिन उसको अब ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये किस टूल के बारे में बात हो रही है। तो टेलीस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप से तो हम दूर की चीज़ें देखते हैं, और यहाँ पर जो सही आंसर है वो माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 2 डायग्राम भी बने हुए हैं। ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप्स थे जो बनाए गए थे, और किसने बनाए थे, रॉबर्ट हुक ने बनाए थे। ठीक है, इसी से उन्होंने कॉर्क में माइक्रोस्कोपिक जो भी चीज़ें थी वो देखी थी। आगे बढ़ते हैं। हु पब्लिश्ड माइक्रोग्राफिया इन 1665। अब देखिए एक बुक का नाम है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये बुक आपको बताना है किसने लिखी है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इमेज भी लिया है इसकी एनसीईआरटी में क्योंकि दी हुई थी। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है, ठीक है, मेनली मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज़ करके जो इन्होंने देखे थे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, या ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखा था। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, तो देखिए लिखा भी हुआ है बाय आर हुक। आर मतलब क्या है, रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और किस ईयर में पब्लिश करी थी, तो 1665 में पब्लिश करी थी, ये भी याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। What did रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व इन कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। अब कॉर्क जो है, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मतलब माइक्रोस्कोप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से इन्होंने कॉर्क में देखा था कि कॉर्क के अंदर और क्या छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स हो सकते हैं, या क्या उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या देखा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हनीकॉम्ब शेप्ड के सेल्स देखे थे इन्होंने। क्या देखे थे, सेल देखे थे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है हुक्स माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट्स अबाउट। अब देखिए जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर पा रहा था, जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर पा रहा था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर पा रहा था। तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, मतलब मैक्सिमम 300 टाइम्स तक ये मैग्नीफाई कर दे रहा था। हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट हुक को नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और इन्होंने लिविंग सेल सबसे पहले देखा था, लिविंग सेल की इन्होंने डिस्कवरी एक तरीके से करी थी। इन्होंने उसको सबसे पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, इन्होंने किसको देखा, लिविंग सेल को देखा। यही दोनों में डिफरेंस है। विच साइंटिस्ट फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, तो उन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, या ये कह सकते हैं डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कौन है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और चीक सेल को याद रखिएगा, चीक सेल को इन्होंने देखा था, जो बैक्टीरियाज होते हैं चीक सेल में या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इन्होंने देखे थे। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, तो लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट इकाई होती है, यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं, इसको सेल कहते हैं।
ठीक है, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और जब कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। और कई सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो एक बॉडी बनाते हैं। विच स्टेन इज यूज फॉर अनियन पील ऑब्जर्वेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनियन पील का ऑब्जर्वेशन है। ये डायग्राम जो है फिगर जो है बुक से ही लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या डाला गया है, 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रनिन डाला गया है। ऑरेंज कलर का है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। और ये मेनली इसलिए डाला जाता है जिससे जो सेल देखी जाएंगी वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए। अगर नहीं डालेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी रहेगी और विजिबल नहीं हो पाएगी। तो आयोडीन नहीं यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, सैफ्रनिन को यूज़ किया जाता है। यूज़ आयोडीन भी किया जाता है लेकिन उसका पर्पस जो है वो दूसरा है। और ग्लिसरीन जो है मेन कंपोनेंट, यहाँ पर ग्लिसरीन भी यूज़ होता है। ग्लिसरीन का काम क्या होता है ये याद रखिएगा, ये मेनली मॉइस्चर बनाए रखता है, मतलब उसको सूखने नहीं देता है। जो आपकी स्लाइड होती है उसको सूखने नहीं देता है, क्योंकि सूख जाएगी तो बेकार हो जाएगा वो। What शेप डू अनियन पील यूजुअली हैव। तो क्या कैसा शेप यहाँ पर देखने को मिल रहा है अनियन पील का, ये थोड़ा सा BCD इधर आ गया, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है और ये D ऑप्शन है। तो कैसा शेप देखने को मिल रहा है अनियन पील के सेल में, ये आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 11th में। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये रेक्टेंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। यही रेक्टेंगल्स क्या है, सेल हैं। ये जो बाहर की लेयर है इसको सेल वॉल कहा गया है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर एक और पतली सी लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आप डॉट देख पा रहे होंगे इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो कैसा शेप दिखाई पड़ रहा है, रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है। विच स्टेन इज यूज फॉर चीक सेल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए चीक सेल के ऑब्जर्वेशन में जो चीक्स से निकाला गया था, मतलब एक तरीके से उसके सेल को जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखने को मिला, तो सेल देखने को मिले उसके। और सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के सेल आपको दिखाई पड़ेंगे, इसका मतलब ब्लू कलर का स्टेन यूज़ किया गया। स्टेन मतलब याद रखिएगा कलर होता है कि किस कलर को यूज़ किया गया है। और कलर मतलब कोई भी कलर नहीं डाल दिया जाता है, उसमें कोई केमिकल होता है जो डाला जाता है। तो इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। तो B ऑप्शन इसमें सही है। तो चीक सेल में भी याद रखिएगा और अनियन पील में भी याद रखिएगा कि दोनों में किसको किसको यूज़ किया गया था। द बेसिक पार्ट ऑफ सेल इंक्लूड। अब देखिए सेल में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको सेल अगर दिखा दें, आपने यहाँ पर सेल देखा होगा तो सेल में देखिए आप सेल मेम्ब्रेन देख पा रहे होंगे, जो बाहर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि एनिमल सेल है ये। और एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल केवल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, ये एब्सेंट होती है। तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर हो गई। इसके बाद सेंटर पे क्या दिखाई पड़ रहा होगा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि बेसिक पार्ट जो होते हैं सेल में वो क्या होते हैं। तो बेसिक पार्ट साइटोप्लाज्म तो आएगा लेकिन वैक्यूल नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, विच सेल पार्ट रेगुलेट्स ऑल सेल एक्टिविटीज़। तो जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ही रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग को भी देखा जाए तो रेगुलेट कौन कर रहा है, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो ये किसके उससे हो पा रहा है, तो ब्रेन करा रहा है। तो ऐसे ही सेल का ब्रेन कौन होता है, सेल का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विच स्ट्रक्चर गिव रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल बोला गया है और प्लांट सेल में रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, क्योंकि प्लांट को अलग अलग इन्वायरमेंट झेलना पड़ता है, बड़ा हवा झेलनी पड़ती है, बहुत टफ उसका जीवन होता है प्लांट का, इसलिए उसको रिजिड होना पड़ता है और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वरना सेल डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या दिया गया है, सेल वॉल दिया गया है, ठीक है। और इसीलिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट हेल्प इन। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट सेल में वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और इसी फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड की प्रिपरेशन होती है,
ठीक है, मतलब जो प्लांट होंगे वो फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट सेल दिखाया गया है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एनिमल सेल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, इधर क्लोरोप्लास्ट ये जो दिखाया गया ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाया गया क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता एनिमल सेल में, केवल प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट क्या देखनी है इस डायग्राम में, कि जो इसको लिख देते हैं P और इसको लिख देते हैं A, जिससे आपको क्लियर रहेगा ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आप देखेंगे केवल एक ही मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन अंदर है और दूसरे मेम्ब्रेन बाहर है। जो बाहर वाली है इसको सेल वॉल कहा गया, यही प्रोटेक्ट करती है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी है जो लिक्विड है, फ्लूइड है, और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, सारी एनर्जी जो बनेगी वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, तो याद रखिएगा। एक और बात आपको याद रखनी है, जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। ये जो आपको स्पेस दिखाई पड़ रही होगी ग्रीन कलर की, इसी को वैक्यूल कहा गया है। यहाँ वैक्यूल एनिमल सेल में या तो बहुत छोटा होता है या तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए दिखाया नहीं गया है। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल मेनली फंक्शन इन, अब देखिए वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। अब स्पेस अगर कहीं पे ज़्यादा है और स्पेस दी गई है, तो स्पेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्टोर करेगा। तो ये क्या स्टोर करता है, तो ये सब्सटेंस को स्टोर करता है और सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली, अब देखिए एनिमल सेल में हमने आपको बताया था वैक्यूल क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल तो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं या बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th पे आते हैं, 19th क्वेश्चन देखेंगे। द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज, अब देखिए अगर एनिमल सेल की आउटर कवरिंग पूछी जाएगी तो आपको पता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसे हम पूछते कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती, तो वो सेल मेम्ब्रेन ना होती, तब क्या हो जाता, सेल वॉल हो जाता। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है ये आपको पता चल गया होगा। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, अब देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, अभी हमने आपको ये बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुसाइडल बैग किसको कहते हैं सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके बुक में नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं कराया। आप लोग इसको ढूंढिएगा कि किस ऑर्गेनेल को सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मसल सेल आर जनरली, अब देखिए मसल सेल की हम फोटो भी लगा दिए हैं, ये स्पिंडल की तरह है, तो इसको क्या कहेंगे, स्पिंडल शेप कहेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नर्व सेल आर डैश, अब देखिए नर्व सेल कहाँ पाए जाते हैं, मेनली ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसमें पाया जाएगा नर्व सेल। ठीक है, और ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। अब जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इनको लंबा होना जरूरी है, तो इसीलिए देख रहे होंगे लॉन्ग होते हैं बहुत। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारी बॉडी में वो यही होता है, नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, न्यूरॉन। और ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूरॉन भी कहा जाता है। कैसे होते हैं, तो वेरी लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, तो ब्रांच होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प्स इन, अब आप देख पा रहे थे मसल सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो अलग है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर और शेप अलग है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा ये बताना है। तो मूवमेंट में हेल्प करेगा, नहीं। रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, नहीं। तो ओनली दे दिया इसलिए गलत है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, कैरिंग आउट स्पेसिफिक फंक्शन, तो अलग अलग उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, उसको कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। जैसे आपने नर्व सेल का देखा था, तो नर्व सेल को क्या करना था, न्यूरॉन, ये नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना था। तो इसके लिए कौन था, नर्व सेल था या न्यूरॉन था। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन। चीक सेल आर, अब देखिए चीक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो चीक सेल इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, कि थिन एंड फैट होते हैं, कि स्पिंडल शेप होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके पहले आपको चीक सेल में बताऊं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि चीक जो है वो हमारे बॉडी का पार्ट है। ठीक है, चीक कुछ और मत समझ लीजिएगा, चीक मतलब बॉडी का पार्ट है। ठीक है, अब चीक्स जो होती हैं, चीक सेल कैसे होते हैं, तो ये थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। आप अगर चीक देखेंगे अपनी तो वो थिन और फ्लैट होती है, तो इसीलिए है क्योंकि उसके सेल भी कैसे हैं, थिन और फ्लैट होते हैं। नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड, वो देखिए नर्व सेल का काम क्या होता है,
ये आपको यहाँ पर बताना है। और चीक सेल मेनली माउथ में आप देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा आपको, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता कि चीक कहाँ पर होती है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा सभी को। नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड टू, अब नर्व सेल का स्पेशलाइजेशन जो है उसका मेनली फंक्शन जो है वो क्या है, तो स्टोर फूड बिल्कुल गलत, ट्रांसपोर्ट वाटर बिल्कुल गलत, कैरी मैसेजेस इन दी बॉडी, ठीक है, तो ब्रेन मैसेज प्रोवाइड करता है और इसको कैरी करने का काम कौन करेगा, नर्व सेल करेगा, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इसीलिए आपने देखा था कि ये जो नर्व सेल थे वो लॉन्ग थे और साथ ही साथ कैसे थे, ब्रांच्ड थे। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग और ब्रांच्ड क्यों होते हैं तो उसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स टू, अब देखिए प्लांट सेल जो होते हैं उनमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, ठीक है, तो कई प्लांट्स, देखिए सब में नहीं होता है, सारे प्लांट सेल में नहीं होगा, कुछ ऐसे प्लांट सेल होते हैं जिसमें ट्यूब्स होती हैं, और ट्यूब अगर है कहीं पे भी सेल में, अगर ट्यूब है इसका मतलब क्या है, उसमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी, और क्या ट्रांसपोर्ट होगा, तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा या तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर गिव्स रिजिडिटी गलत है, स्टोर न्यूट्रिएंट्स भी गलत है, इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट वाटर। और उस सेल को जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं जाइलम, ठीक है, और जो मतलब उसको न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको फ्लोएम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें नहीं थी आपके कोर्स में लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप इज पॉसिबल ड्यू टू, अब फूड पाइप में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए फूड पाइप इस तरीके से है, स्टमक से कनेक्टेड है, इधर माउथ से कनेक्टेड है, तो क्या होता है इस फूड पाइप में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये रिलैक्स करती है फूड पाइप, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब ये पूछा गया किसकी वजह से पॉसिबल है, ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, इसी वजह से फूड जो होता है वो नीचे जा पाता है और स्टमक तक पहुंचता है। तो ये किसकी वजह से, मतलब ये किसकी वजह से हो पाता है, तो मसल्स की वजह से हो पाता है। और मसल्स कैसे हैं यहाँ के, तो मसल हैं स्पिंडल शेप मसल सेल्स की वजह से ऐसा हो पाता है। द स्टमक हैज़ मसल सेल टू, अब देखिए स्टमक में मसल सेल्स होते हैं, अब स्टमक के मसल सेल्स क्या करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं, फूड की चर्निंग करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, चर्निंग होती है फूड की, कहाँ पर, स्टमक में। सेल्स इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट, अब देखिए जो इनर लाइनिंग में सेल होते हैं स्टमक में वो क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टमक होती है उसके जो सेल्स हैं वो किस चीज़ को सिक्रीट करेंगे, सलाइवा को स्टमक नहीं सिक्रीट करता है, बाइल जूस लिवर सिक्रीट करेगा, ये सी ऑप्शन सही है, डाइजेस्टिव जूस और एसिड, और कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है स्टमक, याद रखिएगा। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में एक लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस कहा जाता है। 30th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अभी हमने आपको बता ही दिया था करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है, कई सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, एक ही जैसे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरे ऑर्गन सिस्टम जब कई सारे कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक सेल है, कई तरीके के सेल मिले तो एक टिश्यू बना, मतलब सेम टाइप के सेल होने चाहिए। अब इसी टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, आप ये स्टमक देख सकते हैं बना है, ठीक है, और जब कई सारे ऑर्गन मिल रहे हैं जिसमें आपका देख सकते हैं स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, फूड पाइप भी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑर्गन्स है, तो कई सारे ऑर्गन मिले तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो जिसमें मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, ठीक है, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम भी हो गया, तो क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बड़ा चैप्टर है इसीलिए 50 क्वेश्चंस आए हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, देखिए सिमिलर सेल होने चाहिए और स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक फंक्शन जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उनके ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेवरल टिश्यूज टुगेदर फॉर्म अ, अभी देखिए हमने आपको बताया जब कई सारे टिश्यूज जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे, ये एक ऑर्गन बना देंगे, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही। अगर आपको डायग्राम समझ गए होंगे तो क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, इसीलिए हम हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि डायग्राम भी लगा दिया है, फोटो भी लगा दी है, जिससे एक्सप्लेनेशन भी आसान हो जाए और आपको समझना भी थोड़ा आसान हो जाए। विच इज लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, सबसे बड़ा सेल जो है वो ये है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऑरेंज कलर का, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, इस क्या है, ऑस्ट्रिच का
एग है इसको योक कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग में वाइट वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, मेनली प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, इस एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब इसको इसका देखभाल करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये जो बाहर की कवरिंग होती है आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, और ये मजबूत होती है और क्या करती है, एग को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ऑस्ट्रिच का एग योक जो है वो सबसे बड़ा सेल है जो अभी तक पाया मतलब जाना गया है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्मॉलेस्ट सेल जो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल उसका क्या नाम है, वो कौन सा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। द बॉडी ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम। अब देखिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग यूनिसेलर नहीं, हम लोग मल्टी सेलर हैं, क्योंकि हम लोग की बॉडी में कई अनगिनत सेल्स हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किससे डेवलप होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 34th क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मैनी सेपरेट सेल ज्वाइनिंग गलत है, अ सिंगल एग सेल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक सिंगल एग सेल से हम लोग भी बने हैं, याद रखिएगा। विच ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल से बने हैं, और जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलर कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलर कहते हैं उनको, यूनिसेल्यूलर कहेंगे उसको। ठीक है, तो प्लांट्स मल्टी सेलर है, एनिमल्स भी मल्टी सेलर हैं, बैक्टीरिया और अमीबा ये क्या है, यूनिसेलर है। ठीक है, तो ये यूनिसेलर हो जाएगा। 37th पे आते हैं, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। कई सारे सेल्स मतलब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इसको कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। द फंक्शन ऑफ मसल सेल इन फूड पाइप इज टू। अब देखिए आपसे फूड पाइप का फंक्शन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मसल जिस सेल जो फूड पाइप में होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एंजाइम्स को भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, फूड को मूवमेंट कराते हैं फूड का नीचे की ओर, कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और दोबारा फिर क्या करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है, जब आप खाना खाइएगा तो अपने फूड पाइप को टच करिएगा और आप देखेंगे उसमें मूवमेंट हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होगा। ठीक है, 38th क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर। अब देखिए जो नर्व सेल है वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाता है, क्यों कर पाता है, उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो राउंड शेप होता है, बिल्कुल ही गलत है, राउंड शेप तो बिल्कुल भी नहीं है नर्व सेल का। ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा नर्व सेल का तो आप ये समझ गए होंगे। 39 क्वेश्चन कह रहा है, विच सेल टाइप प्रोड्यूसेस एसिड इन स्टमक। ठीक है, तो कौन सा सेल टाइप है जो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमक में। ठीक है, अभी हमने आपको बताया भी था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, लेकिन कौन सा सेल टाइप है, मतलब सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्टमक में जो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म बाय फ्लैट सेल्स इज। अब देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रोटेक्टिव लेयर का क्या हो सकता है जो फ्लैट सेल से बनी है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो फ्लैट सेल अगर आ जाएगा तो आप समझ गए होंगे ह्यूमन की जो चीक सेल है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डो सॉफ्ट एंड फ्लफी इन ब्रेड। अब देखिए ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है जो डो को क्या कर देता है, सॉफ्ट बना देता है और फ्लफी बना देता है। ठीक है, ये मेनली भटूरे में भी यूज किया जाता है। किसकी बात हो रही है, यीस्ट की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और यीस्ट है क्या, तो यीस्ट एक तरीके का फंगस है। ठीक है, तो अगर कभी भी आप ये सब चीज़ें खाइएगा, ब्रेड खाइएगा, तो समझ जाइएगा कि उसमें फंगस जरूर है। ठीक है, लेकिन वो अच्छा फंगस है, खराब नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव फंगस को लीजिएगा, निगेटिव रूप में ना लीजिएगा। हालांकि फंगस जो होता है वो निगेटिव फंक्शन भी करता है जब वो मतलब जब वो एक डिजीज कैरी करने लग जाता है तो वो दिक्कत कर देता है। What is released during respiration by yeast that makes dough rise। अब देखिए रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट जो है वो रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, और गैस क्या है, जब ऊपर उठेगी तो पहली बात तो उसके अंदर छोटे छोटे से, जैसे आप ब्रेड देखते होंगे, आपने ब्रेड में देखा होगा छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं। तो ये पोर क्यों हो रहे थे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हो रहे थे। और गैस क्या होती है, स्पेस लेती है, इसीलिए उसको थोड़ा सा फ्लफी बना देती है।
द सार टेस्ट इन कर्ड इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। अब देखिए, अगर आप दही खाएंगे तो दही में क्या देखा होगा, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है। ये सार टेस्ट जो है ये किस चीज़ के प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, तो ये लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किस में होता है, दही में होता है, कर्ड में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। अब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो राइजोबियम। पहले आपको बता देते हैं राइजोबियम कहाँ होता है, तो ये मेनली पल्सेस में, जो दालें होती हैं, दाल का जो पेड़ होता है, पल्सेस का जो पेड़ होता है, उसके रूट्स में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन इंक्रीज कर देगा सॉइल में, क्योंकि सॉइल जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकती है, तो क्या करता है, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है अमीबा। अमीबा भी गलत है, इसमें जो है वो सही आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 पे आते हैं, 45 क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, वाई डज कर्ड फॉर्म इन वार्म मिल्क फास्टर देन इन कोल्ड मिल्क। अब देखिए, अगर आपको कर्ड, दही अगर आपको जमाना है तो आपको वार्म मिल्क यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोल्ड मिल्क में ये चीज़ करेंगे तो दही आसानी से नहीं जम पाता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो उसके लिए चाहिए, जो लैक्टोबैसिलस चाहिए, वो लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ वार्म कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, कोल्ड कंडीशन में वो ग्रो नहीं कर पाता है। और मेनली हम लोग को क्या करना है, बैक्टीरिया ही ग्रो कराना है उसमें। तो लैक्टोबैसिलस एक यूजफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, याद रखिएगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उन्हीं में छोटे छोटे से लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स मतलब ऐसे समझ सकते हैं, गांठें बन जाती हैं नीचे जड़ों में, और वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती हैं। तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये राइजोबियम की बात हो रही है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सुपर फूड माइक्रो एल्गा। अब देखिए, सुपर फूड माइक्रो एल्गे किसको कहा जाएगा, या माइक्रो एल्गा किसको कहा जाएगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। और सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ही जैसे आपको लगेंगे। तो क्लोरेला गलत है, स्पिरुलिना जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्पिरुलिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। व्हाट प्रोडक्ट इज नॉट मेड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है, तो ब्रेड तो बनाई जा सकती है। ठीक है, ईस्ट हमने देखा था, कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस देखा था, इडली भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। प्लास्टिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाई जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 49 पे आते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन डो फर्मेंटेशन। अब देखिए, डो फर्मेंटेशन में आपको बताना है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बाय ईस्ट दैट गिव्स ब्रेड इट्स स्पॉन्जी टेक्सचर। तो कौन सी गैस के बारे में बात करी थी हम लोग ने, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करी थी। सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन बोथ फूड एंड इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। मतलब बायोफ्यूल प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, वायरस तो पूरी तरीके से गलत है, और इसमें जो सही आंसर है वो माइक्रो एल्गे ही सही है। और मेनली जो स्पिरुलिना अभी हम लोग ने देखा था उसको भी यूज किया जाता है। अमीबा फंजाई भी इसमें गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट जो है पूरे चैप्टर्स की बनी हुई है, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।